जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक फिर नया वीडियो हिंदी प्रैक्टिस सेट का लेकर हाजिर हूं और देखेंगे इसमें हम लोग फिर हर बार की तरह से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो कोई बात नहीं, सीधे आते हैं अपने प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओहमा लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ जमन हमर हिंसा लागत होए तवन हमका दैदा। अब आगे आपसे इसमें पूछा गया है, बात है तो भाषा हिंदी की लेकिन थोड़ी सी अलग टाइप की लिखी गई है। अब आपको इसमें बताना है यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है, ये किस बोली में लिखा गया है। अच्छा, ऑप्शन दिया गया है, क्या भोजपुरी में बोला गया है, क्या कन्नौजी में बोला गया है, क्या अवधी में बोला गया है, या फिर खड़ी बोली में। तो खड़ी बोली तो आपको लग नहीं रहा है आपको देखने से, तो फिलहाल कुल मिला के ऑप्शन डी तो आपका गलत ही हो जाएगा। अब बात है इसमें कन्नौजी है कि भोजपुरी है कि अवधी है, क्या है। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन आपका बन जाता है और आज की आधुनिक परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। यहाँ आपको चुनना है ये किस भाषा का, एक छोटा सा वाक्य दे दिया गया है और इसमें आपको एक सही ऑप्शन का टिक करना है। तो अभी हमने बताया नहीं है, हमारे बताने से पहले इसमें से कोई ना कोई आप एक ऑप्शन टिक कर लीजिए और देखिए आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना काम करता है, कितना आप सही कर पाते हैं या फिर नहीं। तो बता रहे हैं इसका कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों अवधि। जी हाँ, अवधि होगा। अवधि बोली की ये जो है अवधि बोली में लिखा गया एक छोटा सा वाक्य है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने और प्रश्नों को। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पर्यायवाची को लेकर है। इसमें पूछा गया कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। जब पर्यायवाची के ऐसे क्वेश्चन में नहीं शब्द हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि नाग का पर्यायवाची अगर आप देखेंगे तो पहले में आपको मिल जाएगा, अगर जल्दी में है तो इसी को सही करके आगे बढ़ जाएंगे। जबकि इसमें तो आपसे पूछा गया है कौन सा नाग का पर्यायवाची नहीं है, तो तीन तो नाग के पर्यायवाची होंगे, एक नहीं होगा, नहीं वाला आपको चुनना है। तो सर्प जो है, सर्प नाग का पर्यायवाची होता है क्या? जी हाँ, सर्प नाग का पर्यायवाची होता है। विषधर क्या नाग का पर्यायवाची होता है? तो जी हाँ, विषधर भी नाग का पर्यायवाची होता है। अहि क्या सांप का या नाग का पर्यायवाची होता है? तो जी हाँ, अहि भी आपका सांप या नाग का पर्यायवाची होता है। तो बच रहा है केवल आपका एक ऑप्शन तुरंग। तुरंग जो है सांप का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न ये उठता है तुरंग है किसका पर्यायवाची, तुरंग किसका पर्यायवाची है? तो तुरंग जो है, जी हाँ दोस्तों, तुरंग जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची है। याद रखिएगा, तुरंग भी बहुत पूछा जाता है। तो तुरंग जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द को चुनना है। एक विदुषी है, एक विदुषी है और एक विदुषी है और एक, इसको तो आप सही करिए, हमारे बताने से पहले बहुत आसान क्वेश्चन है। तो एक ऑप्शन आप चुनिए जरूर। समता आपने एक ऑप्शन चुन लिया होगा और अब हम बता रहे हैं आपको सही ऑप्शन। तो ये वाला तो भाई एकदम गलत है। जी हाँ, अगर इसको आपने सही किया है तो ये वाला गलत है। सही कौन है? तो सही वाला ऑप्शन ये है आपका विदुषी। विदुषी वाह होता है, जी हाँ, वाह नहीं वाह होता है। तो विदुषी आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? इसे ध्यान से देखें। ये संधि का एक क्वेश्चन है और आपकी कोई भी परीक्षा हो हिंदी की तो उसमें संधि का एक क्वेश्चन जरूर आता है। निर्गुण का संधि पूछा गया है। हम आपसे यहाँ बताना चाहेंगे कि जो आपकी एक विसर्ग संधि होती है, जी हाँ, कौन सी संधि? विसर्ग संधि होती है। इसमें जो है विसर्ग का ओ होना और विसर्ग का रा होना, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। विसर्ग के स्थान, विसर्ग क्या होता है दोस्तों? जो आहा होता है, हमारे स्वर का एक अक्षर आहा होता है, उसी को विसर्ग कहते हैं। वास्तव में ये आ नहीं होता, तो दर्शाने के लिए लिखा जाता है। विसर्ग वास्तव में आपका यही होता है जो किसी अक्षर के आगे लग जाता है। जैसे अत के आगे लग जाएगा अतः हो जाएगा, सर्वत के आगे लग जाएगा सर्वतः हो जाएगा, यही विसर्ग होता है। तो फिर यहाँ पर जो है हमको विसर्ग संधि में देखना है कि इसी विसर्ग के स्थान पे कभी ओ होता है और इसी विसर्ग के स्थान में कभी रा होता है। तो ओ होगा तो ओ का मात्रा लग जाएगा और रा होगा तो आधा रा बनता है। तो आधा रा आप जानते हैं जब बनेगा तो किसी ना किसी अक्षर के ऐसे ऊपर लग जाएगा। जी हाँ, ऐसे ऊपर लग जाएगा, इसको आधा रा कहते हैं। तो दो नियम बहुत विसर्ग संधि का महत्वपूर्ण है, एक विसर्ग का ओ होना और विसर्ग का रा होना। तो ध्यान देंगे आप, निर्गुण में गा के ऊपर क्या लगा है? रा लगा है। क्या लगा है? रा लगा है। अब जब ऐसा शब्द आपको मिले तो एक ही बात आप सोचिए
कि इस रा को अगर जो है वैसे वास्तव में जिस अक्षर के ऊपर रा होता है उसके बाद पीछे होता है, यहाँ होता है उसका स्थान। अर्थात यहाँ से अगर आप इसको इधर करेंगे तो ये इधर आके यहाँ गिर जाएगा, अर्थात उस अक्षर के पहले होता है। यानी गा पे अगर रा लगा है निर्गुण में तो गा के पहले होगा। तो गा के पहले अगर रा को हटा दीजिए, कर दीजिए गा के पहले, तो उसके बाद आपका क्या बचता है, उसके बाद आपका एक परफेक्ट शब्द बचता है गुण। और ऐसी विशेषता आप कहीं देखें कि ऊपर का रा हटाने के बाद कोई शब्द बन जाए। जी हाँ, ध्यान से सुन लीजिए, ऊपर का आधा रा जिसको रेफ कहा जाता है दोस्तों, इस रेफ को हटाने के बाद आपका अगर कोई शब्द मिल जाए आपको जिसका कोई अर्थ निकलता हो, तो 99% चांस वहाँ रहता है कि वहाँ पर विसर्ग संधि है, और तुरंत उस रा को नीचे गिरा करके, उस अक्षर के पीछे गिरा करके आप जो है विसर्ग बनाओगे। तो देखिए निर्गुण है, निर्गुण है। अब गा के ऊपर से रा जो है यहाँ से हम इधर गिराएंगे तो नी के तुरंत बाद जाएगा दोस्तों, नी के तुरंत बाद जाएगा। तो नी के तुरंत बाद रा गया, क्योंकि विसर्ग का रा होता है, रा का हम विसर्ग बना दिया हमने, तो नी ही हो गया, प्लस लगा दिया, आगे जो शब्द बचा है उसे हमने लिख दिया। तो क्या हो गया दोस्तों, निधन गुण। क्या हो गया, निधन गुण। केवल हमने रा को विसर्ग बनाया है और कुछ नहीं किया है। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। कहीं भी ओ देखिए, कहीं भी ऊपर रा देखिए, उसको हटाने के बाद अगर कोई शब्द बन रहा है तो वहाँ आपका जो है विसर्ग संधि होगा। जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए एक शब्द है आपका तपोवन। जी हाँ, एक शब्द है आपका तपोवन। इसमें देखिए आपको यहाँ ओ दिखाई पड़ रहा है, ओ दिखाई पड़ रहा है, और ओ के बाद एक परफेक्ट शब्द दिखाई पड़ रहा है। हमने आपको बताया था कि ऊपर ऐसे रा हो या ओ हो, उसके बाद अगर एक परफेक्ट आपको शब्द दिखाई पड़े, जान जाओ तुरंत वहाँ विसर्ग संधि होगा, और ओ हो या फिर रा हो, दोनों को आप विसर्ग बना दीजिए। जैसे यहाँ पर तपोवन में अगर वाक्य ऊपर रा होता तो यहाँ इसका स्थान आता, अब ओ तो अपने स्थान पे है ही, तो फिर तपोवन में आप जो है ओ को क्या बनाएंगे दोस्तों, तपोवन में इस ओ को आप जो है क्या बनाएंगे, तो इस ओ को आप यहाँ विसर्ग बना देंगे, और आगे आपका वन शब्द बच रहा है, लेकिन तपह धनवन आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। बस ध्यान रखना, ओ मिल जाए, आधारा मिल जाए, उसके बाद कोई सार्थक शब्द हो तो तुरंत आधारा या फिर ओ को विसर्ग बना दीजिए, प्लस लगा दीजिए, संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए, तो ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है, परमानंद शब्द में समास है, यानी आपसे पूछा गया है परमानंद शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ एक शब्द आनंद है, एक शब्द परम है। ध्यान से देखिएगा, एक शब्द परम है, इसमें जोड़ा गया है कौन सा शब्द, आनंद। जी हाँ, आनंद जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आनंद की विशेषता बताया जा रहा है, कैसा है आनंद, परम आनंद है ना, यानी बहुत ही आनंद अच्छा आनंद है। तो यहाँ जब किसी शब्द की विशेषता बताइए, विशेष विशेषण का भाव हो, तो वहाँ आपका एक ही समास होता है दोस्तों, कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास होता है। अगर हम आपसे पूछें कि कर्मधारय समास का कौन सा पद प्रधान होता है दोस्तों, तो कर्मधारय समास का जो है उत्तर पद प्रधान होता है दोस्तों। जी हाँ, उत्तर पद प्रधान होता है। अगर हम आपसे पूछ लें किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर माने बाद वाला, पूर्व माने पहले वाला, तो किस समास का पूर्व पद यानी पहले वाला पद प्रधान होता है, तो वो है आपका अव्ययीभाव समास दोस्तों। द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जहाँ पर किसी समासिक शब्द के बीच में और छुपा हो, तथा छुपा हो, एवं छुपा हो, वहाँ आपका द्वंद्व समास होता है। जब उपमेय उपमान हो, विशेष विशेषण हो, तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जब कोई अव्यय लगा हो, उपसर्ग लगा हो शुरुआत में किसी समासिक शब्द में, तो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। और जब कभी कोई ऐसा समास पद हो जो तीसरे अर्थ की ओर संकेत करे, तो वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। कुल मिला के इसका ऑप्शन भी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अगला क्वेश्चन है, सहचर्य का विलोम शब्द है, सहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो सहचर्य शब्द का विलोम शब्द हमारे बताने से पहले एक आप जरूर बताइए, ठीक ना। तो सहचर्य शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो अलगाव होता है दोस्तों। ऑप्शन डी, अलगाव। जी हाँ, अलगाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अति उपसर्ग का क्या अर्थ होता है। अति एक उपसर्ग है और इस उपसर्ग का क्या अर्थ होगा, ये आपसे पूछा गया है। क्या अधिक होगा, क्या समीप होगा, और होगा, पीछे होगा। तो जान लें, एक उपसर्ग है अनु,
अनु का अर्थ होता है पीछे। जी हाँ, अनु का अर्थ होता है पीछे। लेकिन क्या अति उपसर्ग का अर्थ अधिक या बाहुल्य होगा? क्या अति के उपसर्ग का अर्थ अधिक या बाहुल्य होगा दोस्तों? जी हाँ, अति का अर्थ जो होगा अधिक या बाहुल्य होगा। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन एक मुहावरा है, तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता। इसका मतलब है तन माने शरीर होता है, लत्ता माने कपड़ा होता है। कपड़ा लत्ता आपने सुना होगा। और कपड़े लत्ते में कौन समास है? द्वंद्व समास है। चलिए, मतलब कोई है, उसके तन उसके शरीर पर कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, पैसे नहीं उसके पास, लेकिन पान खाए अलबत्ता। अलबत्ता माने फिर भी वह पान खाता है। तो क्या होगा? उसके पास पहनने को कपड़ा नहीं, लेकिन अपनी झूठी शान दिखाने के लिए पान खाता है, ताकि लोग जाने कि हमारे पास पैसा है, हम पान खाने वाले हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बुरी आदत का शिकार होना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत गरीब होना? बिल्कुल नहीं। रोब डालना? ये भी नहीं होगा। नज़दीक है लेकिन ये भी नहीं होगा। तो सही कौन सा होगा? सही आपका ऑप्शन बी होगा, झूठा दिखावा करना। जी हाँ, झूठा दिखावा करना। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और समय ना गंवाते हुए अपनी जो है दूसरे अपने क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एकल शब्द का तद्भव शब्द क्या है? एकल तत्सम शब्द है। पहली बात, एकल जो है, ये एकल जो है आपका, ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव शब्द क्या होगा एकल का? जी हाँ, एकल का। क्या अकल होगा, अकिल होगा, अकेला होगा, या कोई नहीं होगा? तो एकल का शब्द जो है वो होगा तत्सम, तद्भव शब्द होगा अकेला। तद्भव हम लोग अकेला बोलते हैं, इसी का तत्सम एकल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, भारत के रस सूत्र, जी हाँ, रस सूत्र में निम्नलिखित में से, भारत नहीं, सॉरी, ये भरत है, गलती से ये छप गया है। भारत को आप भरत समझिएगा, नहीं तो क्वेश्चन का अर्थ ही बदल जाएगा। भरत के रस सूत्रों में, भरत मुनि को आप जान रहे हैं, नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं, उन्होंने सबसे पहले रस का जिक्र किया है। तो भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इनका रस सूत्र जो है वो है आपका, सुन ले ध्यान से, इनका रस सूत्र है विभावानुभाव। विभावानुभाव, जी हाँ, विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव, संयोगादर्श निष्पत्ति। जी हाँ, संयोगादर्श निष्पत्ति। उन्होंने कहा विभाव, अनुभाव और संचार और व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो इसमें तीन चीज़ का नाम लिया है, विभाव का नाम लिया है, अनुभाव का नाम लिया है, यहाँ पर संचारी भाव का नाम, सॉरी, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव यानी संचारी भाव, तो संचारी भाव का नाम लिया है। लेकिन एक आपका ये अंग होता है रस का अस्थाई भाव, जिसका नाम रस सूत्र में भरत मुनि ने नहीं लिया है। तो कुछ और बात जानते हैं। भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या 8 है, नहीं तो वैसे तो 9 है। क्यों 8 हो जाता है? इन्होंने शांत रस को नहीं लिया है दोस्तों। और नाट्यशास्त्र की रचयिता कौन है? तो भरत मुनि है। उसमें नाट्य को बताया गया है, नाटक के बारे में बताया गया है। तो ये सभी तथ्य जानते हुए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। जी हाँ, बहुत आपने इसको पढ़ा होगा। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो ये क्या है? कौन सा छंद है? सोरठा है, चौपाई है, दोहा है, या फिर बरवे है? कौन सा छंद है? तो दोहा और सोरठा आपस में उल्टे होते हैं। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। वहीं सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार ये एक दूसरे का विपरीत होता है दोस्तों। चौपाई में बोले तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। बरवें तो इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। तो सबका वर्णन हमने कर दिया। अब आपको केवल गिनना है कि ये इसके जो है पहले चरण में कितनी मात्राएं, दूसरे में कितनी हैं। तो राम लखन सीता सहित यहाँ तक आपका एक चरण है। हृदय बसहु सुरभूप यहाँ तक आपका एक चरण है। तो इसमें जब मात्रा गिनते हैं, 1 मिनट आप समय देंगे, इसमें मात्रा कैसे गिना जाता है आप थोड़ा सा हल्का सा इसको देख लेंगे। तो इसमें जब मात्रा गिनने की बात आती है कैसे गिनी जाती है दोस्तों। रा पर बड़ा का मात्रा है तो यहाँ 2 मात्रा होगा।
माँ पर एक मात्रा होगा, ये तीनों पर एक मात्रा होगा क्योंकि सब में छोटा आ है। ये बड़ी ई है 2 मात्रा होगा, बड़ा आ है 2 मात्रा होगा। सा छोटा आ है 1 मात्रा, ही 1 मात्रा और ता 1 मात्रा, यहाँ तक एक चरण है, ठीक ना। अब ये छोटी री है हिर्री में तो 1 मात्रा, एक भी मात्रा, ये भी आपका छोटा ऊ है 1 मात्रा, यहाँ भी एक मात्रा, और भूप में यहाँ 2 मात्रा और पा में 1 मात्रा, ऐसे मात्रा लगाया जाता है। अब यहाँ तक का आप जोड़ लीजिए, यहाँ तक कितनी मात्राएं हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 और 1 13। यहाँ पर आपको मिल गई 13 मात्राएं। इधर देखते हैं तो 3 3 6 2 8 और 8 3 11, यहाँ पे आपको 11 मात्राएं मिल गई। तो पहले में 13, दूसरे में 11, ये बताता है कि यहाँ पर आपका कौन सा छंद है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। जी हाँ, ऑप्शन सी सही होगा, दोहा छंद है दोस्तों, ऑप्शन सी दोहा छंद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। क्या कहा गया है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में, माने इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। इसमें एक विशेषण जो प्रयुक्त हुआ है वो कैसा है, तो आप देख रहे हैं व्यक्ति का विशेषण प्रयुक्त हुआ, व्यक्ति कैसा है, विद्वान है। तो व्यक्ति का गुण बताया गया ना दोस्तों, तो व्यक्ति का गुण बताया गया, इसलिए जो है ये विद्वान विशेषण क्या होगा, कैसा, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आपका ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा, बी सही हो जाएगा। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, यहाँ पर सर्वनाम को ही विशेषण के रूप में यूज किया जाता है। जैसे आप बोलें तो यह घर मेरा है, जी हाँ यह घर मेरा है, तो घर की विशेषता बता रहा है, कौन घर, यह घर, तब यहाँ यह जो है सर्वनाम नहीं होगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। बहुत यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और संख्यावाचक क्या होता है, तो संख्यावाचक में संख्या होती है ना, 2 4 3 6 किसी चीज़ की संख्या बताई जाती है, 2 आम 4 आम या फिर 2 घर 4 घर, इस तरह से। और परिमाण बोधक क्या होता है, मात्रा बताया जाता है, 1 किलो घी 10 किलो चावल, ऐसे कुछ करके। तो ये सभी आपको जानना चाहिए दोस्तों। फिलहाल इसका ऑप्शन इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा। और हम एक काम करते हैं कि आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन देखिए, बहुत ही डीप का क्वेश्चन आ गया है। कहा गया है लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है। अब ऐसे आपको थोड़ा सा सोचना होगा, कौन ऐसे कवि हैं, उन्होंने क्या लिखा है कि जिससे लोक का मंगल हो, संसार का मंगल हो। तो आप जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रावली, ये सभी रचनाएं लिखी हैं जिसमें लोकमंगल की कोई कामना नहीं है दोस्तों। मलिक मोहम्मद जायसी में जो है, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में नागमती का विरह वर्णन बहुत ही प्रसिद्ध है, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है आपने। और जो है इनके आखिरी कलाम में क़यामत का वर्णन किया गया है, मरने के बाद क्या होता है उसका वर्णन किया गया है। अखरावट में वर्णमाला को दर्शाया गया है, प्रत्येक वर्ण का, अखरावट में प्रत्येक वर्ण का विश्लेषण किया गया है दोस्तों ना। तो ये सभी है, इसमें लोकमंगल कामना नहीं है, ठीक है। और सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन जो हैं ये भी आपके आधुनिक कवि हैं, इनके भी किसी रचना में ऐसी कोई बात नहीं है, आध्यात्मिक कोई रचना इन्होंने नहीं लिखी। मुक्तिबोध है ये भी नहीं। तो एक ऑप्शन आपका बचता है तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोकमंगल की कामना के लिए एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस को लोकमंगल की कामना धारण किए हुए ही उन्होंने लिखा है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास। जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास। और एक और है अलंकार से क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। कहा गया है बिनु पद चले बिने सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। ऐसा कहा गया और पूछ लिया गया इसमें कौन सा अलंकार, इस चौपाई में कौन सा अलंकार। तो चौपाई है 16 मात्राओं वाला, लेकिन अलंकार कौन सा है, क्या विषम है, विभावना है, संगत है, तद्गुण, कौन सा अलंकार है। तो ये जो है विभावना अलंकार का एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है दोस्तों। जी हाँ, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा, विभावना। इसकी परिभाषा क्या होती है, बिना कारण के कार्य होता है, वहीं पर आपका होता है विभावना अलंकार दोस्तों, विभावना अलंकार। तो इस प्रकार मित्रों हमने आज इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को डील किया, महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो इस तरह आपको अभी तक हमने एक भी बार नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए या कुछ करिए, आपकी मर्जी है। आपको वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक करिएगा। फिलहाल हम एक बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ट्विटर पर, फेसबुक पे या फिर टेलीग्राम पर, जहाँ भी हो सके आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो मैं बालमुकुंद अभी आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ एक नई वीडियो में फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।